मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों जितने भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नावली करवा रही हूँ, आई होप सब आप लोग जो है देख रहे होंगे और बहुत लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। देखिए आप लोग जो लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैं बता दूँ, जितने भी महत्वपूर्ण मैं प्रश्नावली करा रही हूँ सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नहीं देख रहा है वो उसका उसमें घाटा है, क्योंकि प्रश्न तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में जो मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में आप लोग पेड कोर्स दे के भी अगर करेंगे तो उसमें क्या अलग दे देगा? कुछ अलग नहीं देते हैं, ठीक है। यही सब प्रश्नावलियाँ रहती हैं, कुछ अलग नहीं देते हैं। अलग अगर करना होता है तो वो आयोग ही करता है, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और जितने भी मैं प्रश्न देती हूँ, यार कितने प्रश्न रहते हैं? 15 से 16 प्रश्न रहते हैं, लेकिन जो है सॉलिड प्रश्न रहते हैं। यकीन मानिए, अगर आप कंटिन्यू ये वीडियो देख रहे हैं प्रश्नोत्तरी वाली मेरी, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? रस सूत्र का व्याख्याता कौन नहीं है? ठीक है, देखिए भरत, जैसे कि देखिए भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आते हैं। कौन कौन सा नाम आता है? एक आता है भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त का, ठीक है। तो अब इसमें जो है देखिए कौन सा है नाम? नहीं, देखिए शंकुक है, बिल्कुल सही। भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त है, ठीक है। इसमें भट्ट नायक नहीं है, भट्ट नायक की जगह वामन दे दिया है, तो अवश्य सी बात है वामन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भरत मुनि के सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम, शंकुक, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त और भट्ट नायक। इनके आपको सिद्धांत वगैरह भी पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पहला ऑप्शन है आई.ए. रिचर्ड्स, दूसरा है मैथ्यू अर्नाल्ड, तीसरा है लुका, चौथा ऑप्शन है क्रोचे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स का यह पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग जो है देखिए 1924 ईस्वी है, ठीक है। इन्हीं की ही, रिचर्ड्स की ही और भी पुस्तक की बात करूँ मैं जो पूछे जाते हैं काफ़ी, एक तो ये है ही, ये क्रिटिसिज्म करके है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और एक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक। प्रैक्टिस देखिए मैं लिख रही, इतना प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना आप लोगों की, प्रैक्टिस लिखा रहा है। देखिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। साइंस एंड पोएट्री, द फिलोसफी और रिटोरिक, ठीक, ये रिचर्ड्स की है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो काव्य शास्त्र में ऐसे जीवन काल से भी संबंधित प्रश्न आ जाता है मिलान करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग पहले वाले जो है ऑप्शन से मिलाते हैं। भरत मुनि का जो समय है दोस्तों वह है 2री शताब्दी। उनकी प्रमुख रचना की बात करें तो नाट्य शास्त्र। दूसरे हैं भावा, भावा का है 6ठी शताब्दी, जिसके प्रमुख जो है इनकी रचना है काव्य अलंकार, किसका है? भावा का। फिर तीसरा विश्वनाथ, विश्वनाथ का है 14वीं शताब्दी, इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो साहित्य दर्पण, क्लियर। फिर अगला है अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त का समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तो इनका जो है रचना है ध्वन्यावलोक लोचन, ठीक। अब देखिए तो इस प्रकार से पहले तो भरत मुनि नंबर 1 पे हो जाएंगे, फिर भामा, फिर अभिनव गुप्त 10वें, फिर ठीक है, ये जो है इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग इनका जीवन काल भी देखे, प्रमुख रचनाएं भी। अगला प्रश्न है कि जो है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा है 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। भरत मुनि ने गुणों की संख्या जो है 10 मानी है। और मम्मट, भामा तथा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं यहाँ पे रुक के लिखने की कोशिश करती हूँ। 3 गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद, किसने माना 3 गुण? देखिए मम्मट, भामा और आनंद
चलिए समझ जाइएगा, आनंदवर्धन। ठीक, और भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? 10। ठीक, किनके अनुसार अगर पूछेगा 3 है तो मम्मट, भामा और आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है कि रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है दंडी, दूसरा है क्षेमेंद्र, तीसरा है वामन, चौथा ऑप्शन है आनंदवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडी। ठीक है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं जबकि दंडी वक्रोक्ति को अर्थालंकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, बहुत ही ज़्यादा। इतने अच्छे से प्रश्न मैं लेके आती हूँ आप लोग के लिए। प्लीज़ आप लोग जो है लाइक और कमेंट करने में तो क्या कंजूसी करते हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ लिया कि रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार और अर्थालंकार जो है दंडी मानते हैं। ठीक है, और इसी वक्त आप लोग ये भी देख लीजिए कि क्षेमेंद्र जो हैं वह औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, वामन रेति के, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, दूसरा है श्री राम शर्मा और तीसरा ऑप्शन है हरिशंकर परशाई, चौथा ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यह जो है विधा आप लोग याद रखिए, कौन सी है? जीवनी विधा। ठीक है ना, जीवनी विधा जो है ये है किसकी है? यह जगदीश चंद्र माथुर जी की। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निराला के जीवन पर 3 खंड में जीवनी लिखने वाले रचनाकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, और इनका भी ना तीनों खंड का हम लोगों को समय याद करना है। इनकी जो है निराला के जीवन की जो रचनाएं लिखी, सबसे पहले निराला की साहित्य साधना। देखिए इधर 1 2 3 3 खंडों में है ना। निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड 1969, ठीक है ना, और दूसरा है 1972 दूसरा खंड, तीसरा खंड है 1976। बस ये रट जाइए और तो कुछ नहीं अगर इससे आने वाला है। ठीक, 3 खंड ये पता होना चाहिए, कौन है ये रचनाकार ये पता होना चाहिए, तीनों खंडों के प्रकाशन वर्ष आपको पता होने चाहिए, बस दैट्स ऑल। फिर अगला जो है प्रश्न है कि एक पति के नोट्स के उपन्यास के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स के उपन्यास के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है गिरिराज किशोर, दूसरा है महेंद्र भल्ला, तीसरा ऑप्शन है गोविंद मिश्र और चौथा ऑप्शन है दोस्तों राजी सेठ। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स जो है किसके हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक पति के नोट्स तो मिल गए महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स, ठीक है, ये जो है आप लोग रचनाकार का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? पहला ऑप्शन है गिरिराज किशोर, दूसरा है काशीनाथ सिंह, तीसरा है अरुण, चौथा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। और इन्हीं की ही एक उपन्यास है, बड़ा पूछा जाता है, एक नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ल जी का ही है, एक नौकर की कमीज। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि लड़ाई के नाटककार हैं, लड़ाई के नाटककार हैं। पहला ऑप्शन है सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, दूसरा है उपेंद्र नाथ हस्त, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, ए वाला ऑप्शन। और सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के नाटक की बात करें और जैसे कि लड़ाई तो है ही, इसका प्रकाशन वर्ष फटाक से आप लोग लिखिए 1979 और 79। और फिर है क्या बकरी, बकरी तो नेट के हायर के पाठ्यक्रम में शामिल है, अलग से इसको पढ़ना होता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1974। एक और है अब गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इसका है 1980। क्या है लड़ाई 1979, गरीबी हटाओ 1980 और फिर उसके बाद है बकरी 1974। ये जो है सक्सेना जी के नाटक हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। चारों नाटक बहुत ही पूछे जाते हैं, तो देखते हैं हम लोग। कोर्ट मार्शल नाटक जो है उसके जो है नाटककार स्वदेश दीपक। फिर है इतिहास चक्र के नाटककार कौन है? दया प्रकाश सिन्हा। फिर है अन्वेषक के हैं प्रताप सहगल। फिर है कबीरा खड़ा बाजार में 1981 प्रकाशन वर्ष है, यह भीष्म साहनी। अच्छा ठीक है, इसका आप लोग लिखिए, फिर बाकी के मैं बताती हूँ आप लोग को। 1981 ईस्वी है कबीरा खड़ा बाजार में प्रकाशन वर्ष, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। अन्वेषक की बात करें तो 1900 प्रताप सहगल जी का है ना, यह 1992। ठीक। इतिहास चक्र की बात करें तो 1973 दया प्रकाश सिन्हा। कोर्ट मार्शल की बात करें तो 1991। ठीक है ना, जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। इधर एक साइड जो है रचना दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ है रचनाकार को। देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है कि गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यह कविता है गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की। फिर दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है, बिल्कुल सही। फिर तीसरा है धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर जी की है, यह बिल्कुल सही। फिर है अगला टूटने का सुख, अज्ञे जी दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। टूटने का सुख जो है किसका है? यह है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। ठीक है, टूटने का सुख। बाकी धूप के दान गिरजा कुमार माथुर, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कविता संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रांगे राघव, दूसरा है सुमन, तीसरा है नागार्जुन और चौथा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी की जो है प्रकाशन वर्ष है, कविता संग्रह है। और ये केदारनाथ अग्रवाल जो है, याद रखिएगा आप लोग, ये प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा है प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है गुप्त जी, चौथा ऑप्शन है हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी को ही महाप्राण नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन है सदुक्कड़ी भाषा, दूसरा है अवधी भाषा, तीसरा है ब्रज भाषा, चौथा है खड़ी बोली। तो प्रसाद द्वारा रचित कामायनी है, उसकी भाषा खड़ी बोली है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। सर की बात करें जिसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है। अगला, अच्छा ठीक है, इतना ही प्रश्न है। ओके तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मैंने पूछा है उसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेते आऊँगी। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम तक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।